हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हुए हैं। जो नए पहली बार आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही जगह आए हैं। और बता दूं मैं आपको, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है। और पता है ये प्रीवियस ईयर कब का है? 2020 का सेकेंड शिफ्ट का है। और पहले खुल्लम मैं बताता हूँ, ये बिहार बोर्ड का है, ठीक है, BSEB। तो ऐसा मत समझना, देखो हर बोर्ड चाहे यूपी, झारखंड, बिहार जो भी हो, सभी के लिए साइंस, सोशल और मैथ सभी के लिए बराबर होता है। लेकिन मेरे पास बिहारी बोर्ड का गाइड है, इसलिए मैं बिहार बोर्ड का करा रहा हूँ। तो जाहिर बात क्वेश्चन एग्जाम में, कहीं कोई भी बिहार एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, एग्जाम का क्वेश्चन जाहिर बात बेहतर होता है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है एग्जाम में सवाल, ठीक है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, आप देखो बहुत सा सवाल होगा जो आपके बोर्ड में भी आया हुआ सवाल हो, जो अदर बोर्ड है उसमें भी आया हुआ सवाल हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से सवाल करना है। और यहाँ पे मैं कराऊंगा 60 सवाल। कितना सवाल? 60 सवाल, जो कि बिहार में 60 सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, लेकिन 85 सवाल आपको बनाना पड़ता है। तो रेडी हो जाओ फटाफट कमेंट करने के लिए, आंसर देने के लिए, जो जो आंसर करेंगे। और नहीं तो फिर अगर डायरेक्ट अगर आप चाहे तो एक ही बार बता सकते हो कि 60 में कितना नंबर आया, ठीक है। चलो तो रेडी, ओके। सवाल नंबर फर्स्ट आपके सामने है कि सभी जीव जंतुओं के लिए उत्तम का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के लिए उत्तम का अंतिम स्रोत क्या है? मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगा, फटाफट यहाँ पे आंसर दें। अगर लगता है कि मैं स्पीड कर रहा हूँ तो वीडियो रोके, आंसर दे लें, उसके बाद वीडियो चालू कीजिएगा, ठीक है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन इसका जो होगा सूर्य जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, तिलचट्टा के कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े जो है श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, यानी कि 10 जोड़े पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास से रंध्र पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 10 जोड़े। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बहुत अच्छा सवाल है। आप बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में? बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल। तो जाहिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगी? तो बोलेंगे सर ये तो बहुत हल्का सवाल, LKG वाला सवाल है, आ गया। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, है ना, जिसमें ऑक्सीजन को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है? लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। जानते हैं पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं। जाइलम जो जल ले जाता है और फ्लोएम जो पोषक पदार्थ उसको पहुंचाता है, ठीक है। तो फ्लोएम उत्तक जो द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में करता है? ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, या लैक्टोज के रूप में, या सुक्रोज के रूप में? तो इसका जो आंसर होगा ग्लूकोज के रूप में। क्या आंसर होगा? 4 का आंसर जो होगा ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, लियोकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम, या इनमें से कोई नहीं? तो जानते हैं जी किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा, का मतलब पत्तियों का रंग। अब जाहिर बात पत्ती, पौधा तो हरा ही, पौधा जो ज़्यादा करके हरा ही दिखता है, क्योंकि उसका पत्ती ही हरा, तो पौधा भी हरा होता है। तो हरा होने का कारण है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में पर्णहरित भी बोलते हैं, पर्णहरित है ना, पर्णहरित भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ इनमें से कौन है? उत्सर्जित पदार्थ जो पौधा से निकलता है, ठीक है, गोंद, टैनिन, रेजिन, या इनमें से सभी? ओके, तो पौधे से उत्सर्जित पदार्थ में समझ रहे हैं, जो पौधे से बेकार पदार्थ जो निकलता है, टैनिन, तो गोंद भी निकलता है, देखते हैं कोई पौधा देखें गोंद निकलता है, टैनिन भी निकलता है, रेजिन भी निकलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है? इनमें से सभी है। ओके, सवाल नंबर है आपका 7 कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ठीक है, यानी कि किस राज्य में किया गया, कहने का मतलब टेहरी बांध, जिसको कहीं टिहरी बांध भी लिखता है, ठीक है। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ओके, तो देखें बोरा टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। क्या होगा जी? उत्तराखंड का एक टेहरी नाम का जिला है, उत्तराखंड में एक टेहरी नाम का जिला है, वही बांध का निर्माण किया गया जिसका नाम है टेहरी बांध। और आपको मैं बता दूं टेहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। किस नदी पे है? भागीरथी नदी पर बना हुआ टेहरी बांध, ठीक है, याद रहेगा। सवाल पढ़ता हूँ नेक्स्ट है, इनमें से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? इनमें से कौन है इस चारों में से जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और Cl2 यानी कि क्लोरीन। तो किसके कारण
किसके कारण जो है अम्ल वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी होगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला है समीकरण 2H2 प्लस H2 में एक ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन है या अवक्षेपण है या उदासीनीकरण है? तो देखो, संयोजन जानो किसको बोलता है, वियोजन किसको बोलते हैं? संयोजन बोलते हैं जब दो रासायनिक दो तत्व जो संयोग करके एक नया तत्व का निर्माण करता है, यानी कि मिल के, संयोजन मतलब मिल जाना, तो ये मिल के निर्माण करेगा तो उसको संयोजन बोलेंगे। और अगर टूट के, जैसे कि एक कोई CaCO3 है, अगर ये टूटा तो CaOH बन गया और CO2 बन गया, ठीक है, इस तरह बन गया, तो टूट के बनेगा, टूट के अलग हो जाएगा, तो ये वियोजन होगा। वियोजन मतलब टूटना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? संयोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है? देख रहे हैं, दोनों मिलकर क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, मिलकर क्या बन गया? H2O बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए याद रखेंगे। और वियोजन में क्या होता है? एक होता है और इससे अलग बनता है, जाके दो या दो से ज़्यादा बनता है, उसको वियोजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही आसान सवाल है, मेरे ख्याल से आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6 और C6H6। तो 10 का तो सभी आंसर बताएंगे यहाँ पे। आंसर का ऑप्शन हमारा सी होगा, C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है, याद कर लें आप लोग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए जी, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो ये तो खैर एकदम बच्चा वाला सवाल दे दिया कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है जी। ओके, तो आप बताएंगे सर सोडियम की परमाणु संख्या तो 11 है। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, तो 11 किसका है? सोडियम का है परमाणु संख्या। अच्छा, आप बता सकते 14 किसका परमाणु संख्या है? तो 14 जो है सिलिकॉन का। किसका है? सिलिकॉन, जिसको SI लिखते हैं, SI लिखते हैं सिलिकॉन में। और 17 क्या? क्लोरीन का है, क्लोरीन का है। और 20 किसका है? 20 है जी आपका कैल्शियम का। किसका है? कैल्शियम का। याद रखेंगे। तो ये परमाणु संख्या भी कभी कभी भटक के पूछ लेता है, तो सोडियम का ज़्यादा पूछता है, और एक बार कभी कभी लोहा का भी पूछ लेता है, आयरन, जानते हैं लोहा का, कभी कभी लोहा का पूछता है जिसका 26 होता है। तो ये सब याद कर लीजिएगा आप। ओके, नेक्स्ट सवाल देखता हूँ जी। नेक्स्ट सवाल है, अमीबा में अधिकांश पोषण होता है, कैसा होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी या स्वपोषी? अमीबा जो पोषण करता है जी, वो अधिकांश जो पोषण किस रूप में करता है? शाकाहारी रूप में करता है या अंतर्ग्रहण या सर्वाहारी? तो आप जानते हैं अमीबा सिर्फ जैसे बना दो ऐसे अमीबा बन जाएगा, जैसे मर्जी वैसे बना दो, खाली एक में जहाँ से शुरू करना वहाँ से जाके मिला देना, अमीबा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस सभी सवाल का जवाब दे रहे होंगे ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल, और पता है आपको 60 सवाल है, दिल थाम कर रहना, जाना मत कोई, ठीक है। इनमें से किस धातु से सोलर सेल बनता है? बहुत अच्छा सवाल है। सोलर सेल समझते हैं, जो सोलर लगता है ना, तो किस धातु से? जस्ता से, सोना से, प्लेटिनम से या सिलिकॉन से? इनमें से किस धातु से सोलर सेल बनता है? तो 13 का आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन हो जाएगा, यानी कि SI जिसको लिखते हैं, जिसकी परमाणु संख्या कितना है? 14 है, सिलिकॉन। याद रखेंगे, IC चिप जो होता है वो भी सिलिकॉन क्यों होता है, ठीक है। तो आंसर याद रखें सिलिकॉन। और सिलिकॉन सिटी पता है किसको बोला जाता है? बेंगलोर को बोला जाता है, बेंगलोर को बोला जाता है सिलिकॉन सिटी। ये सब मैं यूं ही बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा में। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल। ये देखो बोलता है इनमें से कौन लवण है? लवण आपसे पूछा जा रहा है 14 नंबर सवाल में कि लवण कौन है? HCl, NaOH, K2SO4 या NH4 इनमें से लवण कौन है? तो लवण एक देखो क्षार अलग होता है और अम्ल अलग होता है और लवण अलग होता है, ठीक है। तो HCl तो क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया। NaOH क्या हो गया? क्षार हो गया। तो यहाँ पे K2SO4 ये क्या है? आपका लवण है। K2SO4 क्या है? लवण है। आंसर हमारा जो होगा वो सी इसका राइट आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल सभी सवाल समझ में आ रहा होगा। ओके, बढ़े नेक्स्ट सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे सवाल आपके सामने दिख रहा है। तो सवाल बोला सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है, मैं बता दूं, ये जो ऑप्शन 2020 में पूछा गया है। और अच्छा, मैं यहाँ पे एक गलती कर दूँ कि आपको मैं बताऊँ 60 सवाल, सॉरी 60 सवाल नहीं आता, 48 से सवाल रहता है आपका साइंस में, है ना। 48 से सवाल रहता है और बाकी तो प्रैक्टिकली रहता है, ठीक है। तो बोला सबसे भारी धातु कौन इनमें से है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन जो दिया हुआ है इसके हिसाब से बी राइट होगा, क्योंकि यही सवाल पूछा गया एग्जाम में, तो सारा ऑप्शन सेम था, तो ऑप्शन बी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस ऑप्शन के हट के सबसे भारी धातु है वो है ओस्मियम। क्या नाम है? ओस्मियम। याद करना, सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया था, हम यहाँ पे उसके बाद हम बी टिक आउट कर सकते हैं, यूरेनियम को। याद रहेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं।
इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ओके, तो बोला एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसका जो या राइट आंसर होगा एथेन के एक अणु में 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने होते हैं? 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। याद कर लें सभी इस सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भू संयोजित तार में, या इनमें से सभी? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ स्विच लगाया था ठंडे तार में, गर्म तार में, या भू योजित तार में, या तो इनमें से सभी। 17 का सही आंसर क्या होगा? तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा जो होगा क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन इसका बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा, गर्म तार में। स्विच किस में लगाते हैं? गर्म तार में लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें इस सवाल को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल आपका है, निम्न से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा जा रहा है ना। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम क्या है? अनवीकरणीय है। कोयला क्या है? अनवीकरणीय है। और यहाँ पे देखो बायोगैस है, और प्राकृतिक गैस भी यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखें ये सारा देखो पेट्रोलियम नवीकरणीय, कोयला भी नवीकरणीय, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर कर दूँ। प्राकृतिक गैस जो हम लोग यूज करते हैं ना, LPG, ये सब प्राकृतिक गैस है, तो ये क्या नवीकरणीय ग्रुप में आता है, क्योंकि इसको एक बार इस्तेमाल करते खत्म हो जाता है। लेकिन बायोगैस जो है वो नवीकरणीय, क्या है? ये है नवीकरणीय। तो बोला कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा इसका राइट आंसर। ओके, सवाल देखिए नेक्स्ट है कि मनुष्य में विरिक मतलब क्या होता है? किडनी किससे संबंधित है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। यानी कि मनुष्य में जो विरिक होता है, जो किडनी होता है, ये क्या काम इसका है? पोषण करना, श्वसन करना, परिवहन करना, उत्सर्जन करना। तो जानते हैं जी विरिक का काम जो है वो क्या करना है? उत्सर्जन करना होता है। क्या करना होता है? उत्सर्जन करना है। आपके बॉडी से बेकार का पदार्थ निकालना, छानना, ये सब ब्लड का छानने का काम करता है किडनी। किडनी को इस तरह फिल्टर भी बोला था, फिल्टर, ब्लड को छानने का काम करता है किडनी। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी होगा राइट आंसर। ओके, सवाल है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, या स्पर्श? हाँ जी, तो ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, या स्पर्श। तो हाइड्रा जो कि जल में होता है पौधा जानते हैं, तो मस्तिष्क तो नहीं मिलेगा, तंत्रिका भी नहीं मिलेगा, मुख भी नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा? ऑप्शन हमारा होगा और इसका डी, स्पर्शक। क्या होगा? यानी कि 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और मैं एक बात बताऊं कि आपकी किताब, अगर आपके पास भी किताब होगा तो इसका आंसर, बहुत सा आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, बुक में, उसको सुधार के मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकाश की किरणें गमन करती किस रेखा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हर कोई जानता है प्रकाश की जो किरणें हैं जी वो किस रेखा में गमन करती है, तो आंसर हमारा क्या होगा? सीधी रेखा में। बिल्कुल सही, इसका आंसर ये होगा कि प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, और देख लो एग्जाम में कैसा कैसा सवाल आता है। कुछ सवाल आसान भी रहता है, कुछ थोड़ा सा मीडियम भी रहता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको घुमा करके कुछ सवाल देता है। तो ऐसा भी बहुत सा सवाल है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? जूल, वाट, डायोप्टर, या अर्ग? तो लेंस के बारे में तो पढ़े होंगे, अवतल दर्पण में लेंस वगैरह पढ़ना होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा राइट आंसर, सी है ना। डायोप्टर, जिसको डी से हम लोग डिनोट करते हैं, आंसर हमारा सी राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन डायोप्टर को हम लोग किससे? डी से डिनोट करते हैं, डी से याद रखेंगे डायोप्टर को। अच्छा, ये स्मॉल से डी से नहीं, कैपिटल डी से हम लोग स्मॉल करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल डी से डायोप्टर, याद रखना। और डायोप्टर को हमेशा मीटर में मापा जाता है, मीटर में। अगर सेंटीमीटर दे रहा है तो उसको मीटर में बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। नेक्स्ट सवाल है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? मतलब कौन सा रंग है इनमें से चारों में से जिसका रंग जो है विचलन, मतलब समझ रहे हैं, ज़्यादा फैलना नहीं, ठीक है, विचलन कम होता है, न्यूनतम होता है। लाल का, पीला का, नीला का, या बैगनी का? तो 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए होगा। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। लेकिन सबसे अधिक बोला जाएगा तो क्या होगा? बैगनी का जो है सबसे अधिक जो है तो क्या होता है? विचलन होता है। लेकिन अगर बोले लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। और बैगनी का तरंग दैर्ध्य बोले तो सबसे कम होता है। याद रखेंगे, तरंग दैर्ध्य के मामले में लाल आगे है, बैगनी पीछे है, और विचलन के मामले में बैगनी आगे है, लाल पीछे है।
याद रखेंगे। ओके, सवाल हमारा है बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं बैटरी, उस बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। प्रतिवर्ती धारा, दिष्ट धारा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, दिष्ट धारा, जिसको बोलते हैं डीसी डायरेक्ट करंट। प्रतिवर्ती धारा को बोलते हैं एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट। तो बैटरी से डीसी धारा निकलती है। ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन जो बी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत सारा हल्का हल्का सवाल आपको मिल रहा, और सभी लोग पक्का है कि 48 सवाल है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 48 सवाल, क्योंकि साइंस में 48 सवाल आता है, बाकी आपका प्रैक्टिकल वगैरह आता है, ठीक है। तो मैं मिस्टेक से 60 बोल दिया था, बिकॉज मैथ में 60 होता है, हिंदी वगैरह में 60 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है ये बताना आपको। अम्लीय धातु होता है, या अक्रिय गैस है, या क्षार धातु है, या मिश्र धातु है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, तो 25 का आंसर हमारा होगा क्षार धातु। क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अक्रिय गैस की बात आ गई तो अक्रिय गैस वर्ग 18 में होता है, याद रखेंगे, ठीक है, वर्ग 18 में अक्रिय गैस होती है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वायु, जल, मिट्टी या जीवधारी, इनमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो वायु तो है ही प्राकृतिक संसाधन, जल भी प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन, तो जीव जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन हमारा डी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत खूब, मुझे पता है कि आप लोग सभी इसका आंसर सही दे रहे होंगे। लास्ट में मुझे बताना कि 48 में कितना आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी कि प्रकाश संश्लेषण के कितने नियम हैं। वाह, ये तो खैर बहुत ही हल्का सवाल। इसको बोलते हैं एलकेजी, नाम सुने एलकेजी, जो एकदम एलकेजी वाला जो बच्चे होते हैं, एलकेजी यूकेजी, उससे भी छोटा नर्सरी होता है, उसी टाइप का सवाल है, जिसको सिखा दो सीख जाएगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम और अपवर्तन के दोनों का जो नियम, दो नियम है। ऑप्शन इसका क्या होगा, 27 का आंसर हमारा बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 27 का आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा कि तरंगदैर्ध्य को समानता व्यक्त किया था, किस रूप में व्यक्त किया था तरंगदैर्ध्य को। तो पढ़े होंगे जी, तरंगदैर्ध्य का जो व्यक्त किया था एंगस्ट्रम में व्यक्त किया था, किस रूप में, एंगस्ट्रम में व्यक्त किया था तरंगदैर्ध्य को। तो याद रहेगा तरंगदैर्ध्य को किस में व्यक्त किया था, एंगस्ट्रम में। याद कर ले इसको, एंगस्ट्रम को ए से डिनोट किया जाता है, ए से एंगस्ट्रम को। और तरंगदैर्ध्य की बात आ गई तो आपको पता है कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य जो सबसे कम होता है। उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन जो दिया उस देख लेते हैं। कैंडेला किसको कहते हैं, ज्योति तीव्रता को, ज्योति तीव्रता को, ज्योति तीव्रता को कैंडेला के रूप में व्यक्त किया जाता है। जूल तो जानते कार्य का मात्रक है, जूल कार्य के रूप में। एम्पियर के रूप में किसको व्यक्त किया जाता है, धारा को, है ना, विद्युत धारा को जो है एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। याद रहेगा सवाल, बहुत ही इजी सवाल यहाँ पे है। नेक्स्ट सवाल देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। क्या कहते हैं इसके बारे में, अगर इतना अच्छा सा सवाल आपके एग्जाम में आ गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ना, कि पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, टहनी के द्वारा। तो 29 का यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा राइट आंसर, रंध्र के द्वारा, है ना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। ओके, चलो, तो ए सबका सही आंसर है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र के द्वारा। एकदम टाइपिंग करने के लिए हाथ रखो कीबोर्ड पर अपना, फटाफट यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करो। अगर लगता है कि मैं फास्ट बता रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर लो, आंसर दे लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ना, ठीक है। 30 का देखो बोलता है कि इनमें से सबसे तेज धड़कन जो है किसका धड़कता है। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने यहाँ पे हाजिर है कि सबसे तेज जो धड़कन है वो किसका धड़कता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सबसे तेज धड़कन धड़कने वाला है वो है हमारा चूहा, जिसको बोलते हैं मॉस। क्या बोलते हैं जी, मॉस, है ना, चूहा को बोलते हैं। और चूहा का धड़कन सबसे ज़्यादा तेज धड़कता है। आप देखते होंगे चूहा का, कभी देखिए तो पता चलेगा कितना तेज उसका धड़कन धड़केगा। और अगर आपको देख ले चूहा तो मत पूछो, फिर तो उसका और धड़कन जो है ना काफ़ी बढ़ जाएगा। चलिए बताओ कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि का उत्सर्जन होता है सजीव शरीर से, है ना। सजीव के जीवधारियों शरीर जो है किस प्रकार के द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ निकलता है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ रहता है, अमोनिया, यूरिकम और यूरिया। हमारे शरीर में
अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, जो कि विरिक का इसका काम है सब छाटना वगैरह, ठीक है। ये तीनों जो है विरिक से छट करके निकलता है और इन तीनों को छाट के इनमें इसको क्या बनता है, जो इसको मूत्र बोलते हैं, यूरिया फिर इस मतलब छटने वाले सबका मूत्र रूप में बदल के बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन हमारा डी। देखो जो आपका जो गाइड जो दिया हुआ है उसमें बहुत सा सवाल दिया हो गलत जी, बहुत मुझे अफसोस हो रहा है, जो गाइड में इतना गलती आंसर दे दिया, मत पूछो, मुझे तो सुधार करके बनाना पड़ रहा था कि आप लोग को गलती ना हो, ठीक है। हाँ, तो याद रखें हमारे शरीर में 3 प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये तीनों हैं, ठीक है, ये तीनों हैं। ओके, आंसर हमारा इसका क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर किताब खरीद लेंगे तो ये मत बोले सर इसमें तो ये दिया उसमें ये दिया, नहीं, गलत बहुत सा दिया हुआ किताब में, गाइड में। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जानते हैं, एक तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। एक तो आता है विरिक की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई, तो विरिक अलग है, तंत्रिका तंत्र यहाँ पर अलग है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, न्यूरॉन कहते हैं। इसका ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। 32 का जो आंसर हमारा क्या होगा, बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो याद करेंगे तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, और विरिक के बोलेंगे तो नेफ्रॉन बोलेंगे, ठीक, विरिक के बोलेंगे नेफ्रॉन, याद कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल था कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल कि रासायनिक दूत किसको कहा जाता है, इनमें से उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन्स को या आवेग को। रासायनिक दूत, तो रासायनिक दूत कहा था, ऑप्शन हमारा क्या होगा, 33 का आंसर हमारा सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी। दूत समझते हैं ना, जो मैसेंजर जिसको बोलते हैं, है ना, तो रासायनिक दूत किसको बोलते हैं, हार्मोन को बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, VBI, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, द origin of species द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो किसने लिखी, डार्विन, लैमार्क, ओपेरिन, वाइसमैन। तो 34 का यहाँ पर आंसर होगा। बहुत हल्का सवाल है, सबको पता होगा। डार्विन जो है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की किताब लिखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। फिलहाल आपको सिर्फ जानना है इसके राइटर का नाम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। वाह, यानी कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, कांच में, यानी कि कांच से जब गुजरेगा तब ज़्यादा रहेगा, या पानी से गुजरेगा तब ज़्यादा रहेगा, या लोहा से गुजरेगा तब ज़्यादा रहेगा, या निर्वात से गुजरेगा तब ज़्यादा रहेगा प्रकाश की चाल। तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि निर्वात से जब गुजरेगा, जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। करीब करीब बोला जाता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर के आसपास होता, मीटर प्रति सेकंड, है ना। ये निर्वात में कभी कभी हवा भी देता दे, अगर ऑप्शन में निर्वात ना रहा हवा रहेगा ना, तो हवा को टिक आउट करना, ठीक है, क्योंकि निर्वात और हवा में बहुत कम डिफरेंट है। तो यानी कि प्रकाश की चाल के बारे में बता जा रहा हूँ। तो अगर कहीं कहीं ऑप्शन में निर्वात नहीं दे के हवा देता दे, जब वायु लिख देता है तो वायु फिर आंसर टिक करना, नहीं तो फिर अगर वायु निर्वात दोनों रहे तो फिर हमारा आंसर निर्वात होगा, राइट आंसर। समझ गए। विभवांतर कैसा है मात्रक क्या, लो जी इतना हल्का सवाल आ गया, मैं सोचा नहीं था कि इतना हल्का सवाल आएगा। विभवांतर कैसा है मात्रक बताइए क्या होता है, कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर, ओम। और ऐसा ही सवाल मिलेगा एग्जाम में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विभवांतर कैसा है मात्रक क्या होता है, तो 36 का आंसर बताओ। 36 का हमारा सही आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, वोल्ट। बिल्कुल, विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। कूलाम किसका मात्रक है, तो बोलेंगे सर कूलाम तो आवेश का मात्रक है, इतना हल्का सवाल काहे पूछ रहे हैं सर हमसे। एम्पियर किसका मात्रक है, बोलेंगे सर ये तो धारा है, जिसमें यानी कि विद्युत धारा का। और ओम, ये तो खैर बहुत अच्छा से याद हो गया, प्रतिरोध का मात्रक है। तो इतना हल्का सवाल आपसे पूछ लिए है ना जी, खैर कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया ना, कम से कम रिवीजन तो हो गया। आपको याद था, मुझे पता है आप सभी को याद है, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है कि आपके माइंड में एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। बोलते ना अपने दोस्त को याद क्या करते रहो, नहीं तो भूल जाओगे अपने दोस्त को, फिर बोलेगा यार तुम मुझे भुला दे क्या है, मुझे याद नहीं करते, वैसे बोलेगा। तो याद करते रहो। यहाँ पे वही है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, लोग। केमिस्ट्री का बहुत ही सबसे पहला लेसन है और मेरे ख्याल से पहला सवाल है, पहले लेसन का पहला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक उत्पादक या अभिक्रिया उत्पाद दोनों। तो क्या होगा, ऑप्शन हमारा 37 का होगा क्या आंसर, ऑप्शन ए होगा अभिकारक। बिल्कुल, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिख रहा है,
टूथपेस्ट जो हम लोग ब्रश करते हैं ना, ब्रश बोलते हैं ना, ब्रश कर रहे हैं, तो ब्रश बोलते हैं, कॉलगेट बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, कॉलगेट कर रहे हैं। हालांकि कॉलगेट कंपनी का नाम है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कॉलगेट कर रहे हैं, लेकिन उसका रियल हम लोग क्या है, टूथपेस्ट करते हैं। कॉलगेट तो कंपनी का नाम है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कॉलगेट कहाँ है, कॉलगेट खत्म हो गया है, याद रखना ने। तो टूथपेस्ट हम लोग करते हैं, रियल है टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट क्या होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो 38 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा, क्योंकि अम्ल क्षारीय होता है। हमारे दांत में अम्ल की मात्रा, अगर ये अम्ल की मात्रा के अम्ल जो हम लोग जो सोते हैं तो सुबह उठते देखिए मुंह कितना खराब महकता है, कभी अपना महक सूंघना मुंह का, दांत का, तो बहुत खराब महकेगा। और उसी को दूर करने के लिए हम लोग, चूँकि महकने के कारण है कि अम्ल वहाँ पे जम जाता है, ठीक है, अम्ल जम जाता है। रात में सोते हैं मुंह बंद करके ना, तो अम्ल जम जाता है। अब मुंह खोल के मत सोना आप लोग, अम्ल जम जाता है। तो इसलिए उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें क्षारीय मिलाते हैं, यानी कि टूथपेस्ट क्षार की तरह होता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, कौन विद्युत का सुचालक। लो यार, इतना हल्का हल्का सवाल, मतलब बच्चा वाला सवाल दे रहा कि सुचालक कौन है। सल्फर है, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो खैर यहाँ पे तो बहुत ईजी सा सवाल आ गया। हाँ जी, तो आपको पता है इसमें सब सुचालक कौन है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन हमारा से ग्रेफाइट। हालांकि ग्रेफाइट है अधातु। ग्रेफाइट क्या है, अधातु। पढ़े होंगे धातु अधातु। धातु जो है, धातु सुचालक होता है और अधातु कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है जो कि होता है अधातु होते भी विद्युत का प्रवाह होता है, यानी कि सुचालक है। आयोडीन तो अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, सल्फर सब के सब अधातु है। तो अधातु तो खैर यहाँ पे देख रहे हैं चारों जो है सभी के सभी जो है क्या है, अधातु है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि अधातु होते हुए भी ये जो है ना धातु वाला काम कर रहा है, यानी कि जासूसी वाला काम कर रहा है। ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ना। चलो बहुत जल्दी खत्म करने वाले, 39 सवाल हो गया, 48 सवाल बच रहा है। इनमें से कौन कार्बोक्सिल समूह है, कार्बोक्सिल समूह इनमें से कौन है। तो देखो जानते हैं ये किसका, ये किसका, ये किसका है। कार्बोक्सिल समूह हमको फिलहाल बताने कि कार्बोक्सिल समूह का है। तो कार्बोक्सिल समूह में ऑप्शन सी यानी कि -COOH होता है, ये होता है, ठीक है। जैसे मेथनोइक अम्ल पढ़े ना, मेथनोइक अम्ल, तो ये सब यही इसी का सूत्र से बनता है मेथनोइक अम्ल। मेथेन से ये तो इसको मिला देंगे, मेथनोइक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। इथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। तो कार्बोक्सिल समूह जो है -COOH, याद रखना। ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये समझ गए ये कौन सा है, ये क्रियाशील समूह जो है ये क्या है, कार्बोक्सिल समूह का है, ठीक है। यहाँ देख रहे CHO, ये है एल्डिहाइड। नाम लिख लो फटाफट, ये आपको याद होगा तो ठीक है, और नहीं तो लिख लो, एल्डिहाइड समूह का है। ये जो देख रहे CO, ये है कीटोन समूह का। किसका समूह का है, कीटोन समूह का है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये है इपाक्सी समूह का है। तो ये याद रखना। और एक आपका पता क्या होता है, एक आपका होता है OH, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, सॉरी एल्कोहल है ना, एल्कोहल बोलते हैं। एथेन एल्कोहल, मीथेन एल्कोहल, इस तरह से आपको पता होगा। ओके, सवाल देखो, अमीटर को निम्न से किसे मापा जाता है। अमीटर से किसे मापा जाता है, विद्युत धारा, आवेश, विभव, शक्ति। तो जानते जी अमीटर से यानी कि ए मीटर से किससे मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। बिल्कुल आंसर क्या होगा हमारा, सॉरी ए जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा कि ए मीटर से अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। और विभव को बोल देते विभवांतर मापा जाता है विभव से, याद रखेंगे। तो अमीटर से जो विद्युत धारा मापा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, वह उपकरण मतलब मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वो कौन सा उपकरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा विद्युत मोटर। क्या होगा, विद्युत मोटर। हाँ जी, विद्युत मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। समझ रहे ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता कौन, विद्युत मोटर बदलता है। एक होता है डायनमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसको जनरेटर भी बोलते हैं। डायनमो, जनरेटर में डायनमो लगा रहता है, तो डायनमो उल्टा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन आपका सवाल यहाँ पे है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर। ऑप्शन इसका बीज होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है दर्पण का सूत्र। लो, ये तो दर्पण का सूत्र तो बहुत ही इजी से आपको समझते हैं। और दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र में बस प्लस और माइनस का डिफरेंट है। तो फिलहाल हमारा दर्पण पूछा तो दर्पण में होता है प्लस और लेंस में होता है माइनस, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा राइट है। 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये रहेगा तो हो जाएगा दर्पण। और अगर लेंस का बोलेंगे तो 1/v - 1/u बराबर 1/f, ऐसे होता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है दर्पण का सूत्र है, तो ऑप्शन ए करेंगे टिक आउट, ठीक है। समझ गए
क्या इसका सूत्र होता है? चलो नेक्स्ट वाला है कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि जिसको नज़दीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता है। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है कि निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं? जो नज़दीक का दिख पाए लेकिन दूर का नहीं दिखे। तो किस लेंस का उपयोग करेगा? किस लेंस का उपयोग करेगा? उत्तल अवतल बाइफोकल बेलनाकार लेंस। तो 44 का आंसर होगा क्या? अवतल लेंस। क्या करेगा? अवतल लेंस। कौन? निकट, जिसको मायोपिया हो जाता है, मायोपिया, जिसको नज़दीक का दिखाई नहीं देते, सॉरी नज़दीक का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई देता है। उल्टा यहाँ पे बनाना डिफ्रेंशन कि निकट दृष्टि दोष मतलब नज़दीक का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, उसके लिए अवतल दर्पण, अवतल लेंस, ठीक है। और अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो उसके लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है बायोफोकल। तो आपको पता बायोफोकल लेंस जो जरा दूरदर्शिता में, जरा दूरदर्शिता यानी कि बुढ़ा लोग का होता है ये दो, जिसमें उत्तल अवतल दोनों मिला होता है। एक है बेलनाकार लेंस। तो बेलनाकार लेंस एस्टिग्मेटिज्म का नाम सुने होंगे, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो उन लोग जो है बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये लेंस का उपयोग याद रखेंगे। पौधों में जनन अंग कहाँ होते हैं? बहुत अच्छा सवाल कि पौधों में जनन अंग कहाँ होते हैं? तना, जड़, पुष्प, फल में। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? पुष्प में, मैंने फूल में जो है पौधों में जनन अंग होते हैं। ऑप्शन हमारा सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बहुत अच्छा सवाल कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल ने अपने अनुवांशिकी पौधों के लिए मटर का पौधे का उपयोग किया था। आंसर क्या होगा इसका? सी राइट। हालांकि यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिख रहा है लेकिन आंसर हमारा सी होगा। तो मटर का पौधे का उपयोग किया था मेंडल ने, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो किस दिशा में होता है? एक दिशा, द्विदिशीय या बहुदिशीय या किसी भी दिशा में? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में होता है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और आखिरी सवाल और सबसे आसान सवाल है कि ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत जो है पाया जाता है वायुमंडल के निचली परत में, वायुमंडल के ऊपरी परत में, वायुमंडल के मध्य परत में, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा 48 है ना, 48 का आंसर भी होगा। ठीक है, 48 सवाल क्लियर हो गया। अगर किसी सवाल में आपको डाउट है तो नीचे कमेंट करें, ठीक है, उस पर सोच विचार करूंगा मैं। अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है कि ये मैं गलत बता दिया हूँ तो मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक करना और पहली बार आए तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ओके, डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। इसी लेसन का मतलब साइंस का ही शाम को 7 बजे सब्जेक्टिव का रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। अभी फर्स्ट शिफ्ट का सब्जेक्टिव पूरा क्लियर नहीं, इसलिए फर्स्ट शिफ्ट का होगा, उसका सेकंड शिफ्ट का होगा। ओके, डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।